नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास 66 है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास भाग फर्स्ट। क्योंकि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का जो इतिहास राजनीतिक इतिहास है कुछ लंबा है, इसलिए इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। आज पहला भाग है और कल को मैं इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि UGC नेट इतिहास और पेपर फर्स्ट के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हम 3 टेस्ट जो है डेली लेते हैं। 3 टेस्ट डेली, एक दिन का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट लेते हैं। हम पूरा टॉपिक कवर कराते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप का जो शुल्क हम केवल 100 रुपये एक बार, जैसे जुलाई में पेपर है, जुलाई तक का केवल 100 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। और उनको ही हम PDF वगैरह देते हैं कुछ शुल्क लेकर, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 87 55 47 53 12। और अगर कोई डेमो लेना चाहता है दोस्तों, डेमो ले सकता है, डेमो का कोई शुल्क नहीं है। तो दोस्तों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं बच्चे, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं ऐसे ही। इतिहास में पहली बार दोस्तों हमने ऐसा ग्रुप बनाया है। तो हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पर आप हमें हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने बता दिया आपको, मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक इतिहास, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक दोस्तों प्रमाणिक में लेके आता हूँ, ठीक है। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, बिल्कुल प्रमाणिक है। कोई इसमें मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, परंतु ये गलत नहीं है क्योंकि ये UGC से अप्रूव है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य काल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर तथा सेल्यूकस का समकालीन था। सेल्यूकस माने सेल्यूकस निकोटर नाम है उसका। यूनानी साहित्य में इसको सेंड्रोकोटस अथवा एंडोकोटस कहा गया है। दोस्तों जो आप देख रहे हैं 1 और 1 2, इसके भी हम संदर्भ ग्रंथ कहाँ कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है, हम आपको अगर कोई आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं, उसमें हम इसका संदर्भ ग्रंथ भी आपको दे देंगे। इस वंश के अन्य शासकों में बिंदुसार, अशोकमान प्रमुख हैं। अशोक ने भेरी घोष बंद कर धम्म घोष प्रारंभ किया, जिससे यह भारतवर्ष का महानतम सम्राट बना। इसके बाद कुणाल शासक बना। कुणाल के बाद दशरथ तथा दशरथ के पश्चात संप्रति शालीसुख, देववर्मन एवं सत्यधनुष शासक बने। अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके मौर्य वंश का अंत कर दिया। मौर्य क्षत्रिय थे। मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की थी। विशाल मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता एवं योग्य शासक था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख में अनेक यूनानी रचनाओं से मौर्य शासन प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना विष्णुगुप्त चाणक्य के साथ मिलकर की थी तथा उसने स्वच्छ सुदृढ़ प्रशासन दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया था, परंतु वह असफल रहा। इस असफलता से सीख लेकर उसने पंजाब पर आक्रमण किया। धन, सेना, जनमत इसने पंजाब से प्राप्त किया। अनेक राजाओं के राजकीय संध्या की।
अनेक राजाओं से राजकीय संधियां की। अंत में उसने मगध पर आक्रमण किया और अत्याचारी नंद वंश का उन्मूलन कर दिया। इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में इसने दक्षिण एवं पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की तथा इसका शासन संपूर्ण पंजाब, सिंधु प्रदेश, कश्मीर, नेपाल, गंगा, यमुना, दोआब, मगध, बंगाल, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण भारत में मैसूर तक फैला था। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेड्स कहते थे। संस्कृत साहित्य में इसको अमित्रघात कहा गया है। यह महान विजेता था। तो इसने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा। इसके शासनकाल में मिस्र से डायनोसियस नामक राजदूत आया था। इसके शासनकाल में यूनानी विद्वान आयुम्बलास भी आया था। सीरिया से राजनीतिक संबंध बिंदुसार ने स्थापित किए थे। अशोक महान सम्राट अशोक बिंदुसार के बाद शासक बना। वह मौर्य काल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास का महान शासक था। अशोक ने अहिंसा नीति का पालन कर युद्ध विजय को त्याग धर्म विजय की नीति अपनाई। इसने युद्ध को बंद कर हृदय विजय पर विश्वास किया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आकर अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। इसने अनेक राजज्ञाएं प्रजाहित हेतु निकाली। धम्ममंगल, धम्मदान, धम्म विजय, अहिंसा, सहिष्णु, असीनव, आत्मनिरीक्षण का सिद्धांत अपनाया। अशोक के लिए धम्म जीवन की एक पद्धति थी। इसका सार उसने विभिन्न विचारकों की नैतिक शिक्षाओं का चयन व जीवन के अनुभव से प्राप्त किया। यह अत्यंत सामाजिक नैतिकता और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, मित्र और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से शासन आरंभ किया और उल्लेखनीय है कि लगभग 2000 वर्ष बाद उसी शासन प्रणाली को अंग्रेजों ने भारत में प्रतिस्थापित किया था। इसी तथ्य से स्पष्ट है कि मौर्य शासन प्रणाली कितनी सक्षम और उत्तम रही होगी। मौर्य शासन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्रीय शासन। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। शासन का प्रधान राजा होता था। राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा का योग्य होना अत्यंत आवश्यक था। इस कारण चाणक्य ने इस बात को अधिक महत्व दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा परिश्रमी और उन्नतिशील हो तो प्रजा भी उन्नतिशील हो जाती है। यदि राजा दुर्व्यसनी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। चाणक्य ने राजा में निम्नलिखित गुणों का होना परम आवश्यक बताया है। राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि व शक्ति हो, वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो, वह धार्मिक तथा साम्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातें न करने वाला हो, सुलझे विचारों का हो, उसका लक्ष्य ऊंचा हो, अत्यधिक उत्साही हो, सामंतों को बस में रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि वाला हो, उसकी परिषद छोटी न हो तथा विनयानुगामी हो। इनके अतिरिक्त राजा के लिए इंद्रियों पर विजय चाणक्य ने आवश्यक बताई। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मौर्य काल के सिद्धांत के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी, किंतु व्यवहार में अनेक प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं था। राजा की शक्ति व निरंकुशता सीमित थी। प्राचीन परंपराओं के पालन ने मौर्य शासकों की निरंकुशताओं पर सदैव अंकुश लगाए रखा। राजा के निम्न प्रमुख 3 कर्तव्य थे: शासन संबंधी, न्याय संबंधी और सैनिक संबंधी। शासन की हैसियत से वह राजा के अधिकारियों की नियुक्ति करता था।
अर्थ विभाग के कागजों को देखता था, विदेशी राजदूतों से विचार विमर्श करता था, अपने राजदूत अन्य देशों को भेजता था, गुप्तचरों द्वारा राज्य के संबंध में विभिन्न विवरण सुनता था तथा प्रजा एवं राज्य के अधिकारियों को आदेश भेजता था। न्यायाधीश के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण अपनी सभा के नीचे के न्यायालयों से आए हुए मामलों पर निर्णय देता था। राजा से सीधे आवेदन भी स्वीकार करता था, प्रजा से सीधे आवेदन भी स्वीकार करता था। सैनिक कर्तव्यों के पालन के लिए वह युद्ध संगठन और साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था करता था। राजा की दिनचर्या कठोर थी, वह राजा के हित में रत रहता था। आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए राजा सदैव उद्यत रहता था तथा कार्यवश जो लोग राजा से मिलना चाहते थे राजा उनसे मिलता था, क्योंकि राजा के दुष्चरित होने के से विद्रोह का डर रहता था। राजा सुरक्षा हेतु कभी भी एक ही कमरे में नहीं सोता था। राजा की सभी व्यक्तिगत सेवाएं सेविकाएं व दासियां करती थीं। राजा को कोई भोजन में विष न दे दे तथा अंतपुर में विद्रोह न हो, इसके लिए पूर्ण सतर्कता रखी जाती थी। हिंदू शासन पद्धति के अनुसार राजा विधि का रक्षक था, उसका निर्माता नहीं था, किंतु मौर्य शासकों को कानून बनाने का अधिकारी था। मौर्य शासकों में संपूर्ण शक्ति निहित थी, किंतु उन्होंने निरंकुशता पूर्वक शासन नहीं किया और न ही वे स्वेच्छाचारी थे। मंत्रिपरिषद। अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ एक पहिए राजा के द्वारा नहीं चलता, दूसरे पहिए के रूप में मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। चाणक्य ने उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जो उच्च कुल में जन्मा हो, बुद्धिमान, ईमानदार हो और स्वामी भक्त हो। चाणक्य ने पूर्ण लिखा है कि मंत्री की नियुक्ति योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, कुल तथा अथवा किसी अन्य प्रभाव से प्रेरित नहीं हो। मंत्रिपरिषद में साधारण 12 से 20 मंत्री होते थे, पर चाणक्य का विचार था कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो यह निश्चित करना आवश्यक नहीं है। जिसकी सामर्थ्य हो, आवश्यकता हो, उसके अनुसार मंत्री नियुक्त किए जाने चाहिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पर्ण प्रतिवर्ष होता था। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना था, किंतु उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य न था। प्राय राजा मंत्रिपरिषद के अनुकूल ही कार्य करता था। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही गुप्त रखी जाती थी। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित मामलों में परामर्श देती थी। विपत्ति काल में राज्य द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी उपायों के विषय में, ऐसे कार्यों में व्यय होने वाले धन व कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्धारण में, राजकार्यों के संपादन हेतु स्थान व समय का निर्धारण, समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए साधन जुटाना। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक अन्य छोटी उप समिति भी होती थी, जिसमें साधारणतः 3 व 4 मंत्री होते थे। इसे मंत्रिण कहा जाता था। ऐसे विषयों में जिसमें तुरंत निर्णय लेना हो, राजा मंत्रियों से विचार विमर्श करता था और बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक आमंत्रित करता था। मंत्रिपरिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसे मंत्रभूमि कहते थे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौर्य काल में मंत्रिपरिषद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। मंत्रिपरिषद की मंत्रिण नामक संस्था मात्र औपचारिक रूप में होकर अत्यधिक क्रियाशील होती थी। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने मौर्य काल की मंत्रिपरिषद की तुलना इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल से की है। विभागीय व्यवस्था। मंत्रिपरिषद व राजा के द्वारा मुख्यतः नीति का निर्धारण किया जाता था। इन नीतियों को कार्यान्वित करने का कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि नौकरशाही अत्यधिक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी।
तथा विशाल साम्राज्य तथा प्रशासनिक कार्यों की सुगमता पूर्वक कार्य करती थी। मौर्य काल में प्रशासन को सुविधा हेतु 18 विभागों में बांटा गया। इन विभागों को तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग के संचालन निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 अमात्यों का वर्णन है। पहला, मंत्री या पुरोहित। इनका प्रमुख कार्य विदेश नीति, गुप्तचरों की नीति और धार्मिक क्रियाकलाप था। समाहर्ता, यह जनपद के शासन को संचालित करने वाले अधिकारी थे। संविधाता, यह राजकीय कोष का सर्वोच्च अधिकारी था। सेनापति, यह युद्ध विभाग का अमात्य था। युवराज, यह भावी राजा था, राजा का पुत्र था। प्रदेष्टा, यह कंटक शोधन न्यायालय का अमात्य था अर्थात न्यायाधीश था। व्यवहारिक, यह धर्मस्थलीय न्यायालय का अमात्य था। नायक, यह सैन्य संचालन के उत्तरदायी था। कर्मांतिक, यह उद्योग विभाग का अधिकारी था। मंत्री परिषद अध्यक्ष, यह राजा को परामर्श देता था। दंडपाल, यह सैन्य अधिकारी था। अंतपाल, यह विदेशी राज्यों को बचाने का उत्तरदायित्व अंतपाल था। दुर्गपाल, राज्य के भीतरी दुर्गों की व्यवस्था करता था। नागरक, यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रशासता, यह अक्षपटल नामक विभाग का अधिकारी था जो लेखा विभाग था। यह राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करता था। दोवारिक, यह राजा प्रसाद का प्रधान अधिकारी था। अंतर्वशिक, यह राजा के अंगरक्षकों की सेना का प्रधान था और अंतपुर की सुरक्षा करता था। आठविक, यह वनों की रक्षा करता था। इसके अतिरिक्त कुशीलव, संगीतज्ञ, आरोहक, महावत, उपयुक्त, क्लर्क, कारतांत्रिक, भविष्यवक्ता और मुहूर्तिक, ज्योतिष इत्यादि अधिकारी थे। इनको योग्य अनुसार वेतन दिया जाता था। प्रांतीय शासन। मौर्य साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशी शक्ति को नियुक्त किया जाता था। यह अपने अधीन महामात्यों की सहायता से चक्र का शासन करते थे। सम्राट इन चक्रों पर नियंत्रण करता था। स्मिथ ने इस विषय में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दूरस्थ प्रांतों अधीनस्थ कर्मचारियों पर मौर्यकालीन केंद्रीय सभा का नियंत्रण अकबर के समय से भी अधिक सशक्त था। मौर्यकालीन चक्र तथा इनकी राजधानियां निम्नलिखित थीं: गृह राज्य पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैनी, दक्षिणपथ स्वर्णगिरी और उत्तरापथ तक्षशिला, कलिंग, तोसली और सेल्यूकस द्वारा प्रदेश कपिसा। प्रत्येक प्रांत चक्र अनेक मंडलों में विभक्त था जिनमें महामात्य शासन करते थे। प्रत्येक मंडल पूर्ण विभिन्न जनपदों में विभक्त था जिसका प्रधान अधिकारी समाहर्ता होते थे। प्रत्येक जनपद प्रशासन नगरों में विभक्त था। 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण, 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहते थे। ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक ग्राम सभा का भी प्रधान होता था। उसका निर्वाचन ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। गांव एक प्रकार से छोटे छोटे स्वतंत्र प्रजातंत्र थे। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है कि प्रत्येक ग्राम स्वशासित था। नगर प्रशासन। मौर्यकाल की नगर प्रशासन व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। नगर का प्रधान नागरिक होता था। इसके अधीन स्थानिक व गोप अधिकारी होते थे
कौटिल्य व मेगास्थनीज ने नगर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन दिया है। इससे पता चलता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बने थे, जिसका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य था। गृह निर्माण, सफाई व्यवस्था, अग्नि फैलने से रोकने की व्यवस्था, मंत्रालय इत्यादि के नियम के लिए नियम थे। उदाहरण के लिए यदि घर में आग लगे और पड़ोसी उसको बुझाने में सहायता न दे तो वह दंड का भागी होता था। इस प्रकार इधर उधर गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध था। नगरों में जल व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, भूमिगत मार्गों की स्थिति पर नागरिक का पूरा ध्यान रखते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में 30 सदस्यों की सभा थी, जो 5 सदस्यों की 6 समिति में विभक्त थी। कार्य समिति अलग अलग कार्य करती थी। सामूहिक रूप से इन समितियों का कार्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करना, मूल्यों पर नियंत्रण, बाजारों एवं बंदरगाहों व देवालयों की देखरेख करना था। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य नगरों में भी थी। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी एवं उच्च कोटि की थी। ग्राम का न्यायालय ग्राम सभा थी। इसमें निर्णय ग्रामिक देता था। उसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद के न्यायालय थे। जनपद न्यायालय के ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, जिसका न्यायाधीश सम्राट होता था। सम्राट समस्त न्यायालयों के निर्णय को रद्द कर सकता था। मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, यह दीवानी अदालत होती थी। इसके न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाते थे। इस न्यायालय में विवाह, मोक्ष, दायभाग, वास्तु, वस्तु विक्रय, खेद, ऋण इत्यादि पर निर्भर होते थे। दूसरा था कंटक शोधन। ये भी दोस्तों कई बार जमा चुका है। इस न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे। इसमें फौजदारी मामलों का निर्णय होता था। चाणक्य ने लिखा है कि न्याय और शासन का मुख्य ध्येय सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखना है तथा लोक की रक्षा करना है। दंड व्यवस्था। मेगास्थनीज और यूनानी लेखकों के विवरणों से ज्ञात होता है कि दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। साधारण अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर अंग भंग की सजा दी जाती थी। यदि कोई कारीगर या शिल्पी के हाथों को क्षति पहुंचाए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। चाणक्य ने लिखा है कि अपराधी को दंड उसके अपराध के अनुसार मिलना चाहिए, न कि अधिक न कम। अब चलते हैं राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था। कौटिल्य ने स्वयं कहा कि संपूर्ण कार्य कोष पर निर्भर करता है, अतः राजा को अधिक कोष बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मौर्य काल में राजा की आय प्रमुख आय कर भूमि कर था। इस आय को सीता कहा जाता था। जो भूमि राजा के अधिकार में नहीं थी, उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे भाग कहते थे। मौर्य काल में आयात व निर्यात कर भी कर लिया जाता था। इस कर को प्रवेश्य व निष्कम्य कहते थे। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में अर्थदंड दिया जाता था। इससे राज्य की आय होती थी। राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को
समाहर्ता कहते थे। इसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष अनेक कर्मचारी होते थे। गमन करने वाले व्यक्ति के लिए प्राणदंड दिया जाता था। आरक्षी एवं गुप्तचर व्यवस्था राज्य में शांति एवं सुरक्षा के बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। अपराधियों को पकड़ना और राज्य की नियमों का पालन करना आरक्षी एवं गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत था। मौर्य काल में आरक्षी कर्मचारी को रक्षित कहा जाता था। गुप्तचरों को मौर्य काल में चर कहा जाता था। गुप्तचर स्त्री एवं पुरुष दोनों होते थे। गुप्तचर दासी, भिक्षुणी, शिल्पी, वेश्याएं होती थी। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को महामात्रा पसर्प कहा जाता था। गुप्तचर विभाग मौर्य काल में 2 विभागों में बटा था। एक को संस्था और दूसरे को संचार कहते थे। स्मिथ ने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि यह गुप्तचर व्यवस्था जर्मनी के लिए है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करते हुए यह गुप्तचर व्यवस्था जर्मनी की आधुनिक गुप्तचर व्यवस्था के समान थी। सैन्य व्यवस्था मौर्य युग सैनिक युग था। मौर्य युग ने एक अत्यंत शक्तिशाली सुसंगठित सेना तैयार की थी। चंद्रगुप्त ने नंद राज्य को राजा को पराजित और सेल्यूकस पर विजय प्राप्त की थी। उसकी सैन्य शक्ति का स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। सेना 5-5 सदस्यों के 6 मंडलों में विभक्त थी। पैदल सेना, नौसेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना और सैनिक सेवा। मौर्य सेना में तलवार, भाले और धनुष बाण, कटार इत्यादि शस्त्रों का इस्तेमाल होता था। इस काल में सर्वतोभद्र नामक एक ऐसा यंत्र था जिससे पत्थरों की वर्षा की जाती थी। इसके अतिरिक्त बहुमुख, अर्धबाहु, ऊर्ध्वबाहु, जागदन्ने आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में दुर्गों का बहुत अधिक महत्व था। इस युग में 5 प्रकार के दुर्ग थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और गिली दुर्ग और मरुदुर्ग। स्मिथ ने मौर्य सेना को अकबर की सेना से अधिक शक्तिशाली बताया। इतनी सक्षम सेना को बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके साथ असाधारण मंत्री चाणक्य को ही योगदान है। लोक कल्याण की संबंधी शासन मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं की वृद्धि का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए। मेगास्थनीज ने लिखा, कृषि योग्य मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं की वृद्धि का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए। मेगास्थनीज ने लिखा, कृषि योग्य भूमि का विशाल भाग सिंचित था। सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधाओं के लिए वृक्ष लगाए जाते थे। प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी। अनेक स्थानों पर धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया गया था। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर अनुदान देती थी। औषधालयों की व्यवस्था की गई। अग्नि, महामारी, बाढ़ आदि से सुरक्षा के लिए अनेक प्रबंध किए गए। अनाथालयों की स्थापना, वृद्ध
तथा रोगियों पर अनाथालयों की स्थापना, वृद्ध तथा रोगियों के लिए पर्याप्त प्रबंधन किए गए थे। अशोककालीन सुधार। अशोक ने शासक बनने के पश्चात उसी प्रशासनिक प्रणाली का प्रयोग किया जो उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य प्रशासन को और अधिक सुसंगठित कर दिया। अशोक के द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों आठविक जातियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसके साथ उसने अपने मंत्रियों को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। इस उद्देश्य से वह मंत्री परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता था, जिससे मंत्री परिषद स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके। मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु राजकीय धन खर्च न करे। अशोक ने इस निर्णय को स्वीकार किया था। अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में लिखा है कि आज से पूर्व निकट अतीत में धर्म महामात्य नहीं रहे। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के पश्चात मैंने उनकी नियुक्ति की। इनका कार्य धर्म की स्थापना, धर्म की घोषणा, धर्मावलंबियों की सुरक्षा करना और उनके सुख के लिए प्रयत्न करना है। अशोक ने अपने अधिकारियों के लिए निर्देश दिए कि प्रजा की नैतिक एवं तथा धार्मिक उन्नति का प्रयत्न करें। अशोक ने स्थायी दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता की समस्याओं से परिचित थे। अशोक ने पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए तथा पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगवाया। अशोक ने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। धर्म यात्रा तथा बिहार यात्रा का प्रजा से आह्वान किया। अशोक जन्मदिन तथा राज्याभिषेक के वार्षिक महोत्सव के दिन कैदियों को मुक्त करता था। अपराधियों को मृत्युदंड के पूर्व 3 दिन का अवकाश दिया जाता था ताकि वह संबंधियों से मिल सके तथा आश्रितों की व्यवस्था कर सके। दोस्तों, ये थी हमारा पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड में हम शुंगकाल के लेकर यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण का भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, विदेशियों का आक्रमण। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। ये पहला भाग देखा, दूसरा भाग हम कल लेके आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिसकी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।